हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों के? गुड आफ्टरनून। तो जरा देख लें भैया कौन कौन से बच्चे आ गए हैं। आज हम लोग 11th का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और ये चैप्टर नीट के एग्जाम से तो इंपॉर्टेंट है ही। तो जल्दी जल्दी बच्चों आ जाओ, फिर हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। सबको मेरा नमस्कार, सबका स्वागत है इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य के यूट्यूब चैनल पे। चलो, तो आज हमारा चैप्टर कौन सा होने वाला भाई? तो आज हमारा चैप्टर होने वाला है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था को समझेंगे। गुड आफ्टरनून सोनल, गुड आफ्टरनून साइलेंट बॉय, गुड इवनिंग ऑल्सो। तो चलें शुरू करें। बहुत मजेदार चैप्टर है यार ये, मतलब ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है। हेलो रोशन, हेलो हेलो हेलो। तो आज एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। नए चैप्टर में हमेशा फायदा होता है कि नए चैप्टर को अगर हम शुरुआत से करते हैं तो समझ में अच्छे से आता है और वो चैप्टर हमेशा के लिए पक्का हो जाता है। नमस्ते बच्चे, नमस्ते। गुड आफ्टरनून सुजीत। तो चलो शुरू कर ले, क्या शुरू करें? गुड आफ्टरनून मेगा, गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग कुछ समझेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में। केमिकल इक्विलिब्रियम, एनसीईआरटी में चैप्टर इक्विलिब्रियम के नाम से साम्य अवस्था, ठीक है, साम्य अवस्था के नाम से है। बेटा देखो सुजीत, हम यहीं पे थोड़ा बहुत हिंदी के वर्ड यूज कर लेंगे, जहां तुम्हें दिक्कत आए तो मुझसे हिंदी में पूछ सकते हो। बट अभी तो ये बैच जो है ये बाईलैंग्वेज ही है। बाईलैंग्वेज मतलब हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, कोई और लैंग्वेज मुझे आती होगी तो कभी कभी वो भी है। ऐसे इस चैप्टर के दो पार्ट हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक से बच्चे थोड़ा घबराते हैं, घबराने की कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम केमिकल को ढंग से समझ लोगे तो ये मेरा दावा है, आयोनिक इक्विलिब्रियम में 5 फॉर्मूलों पे खत्म करवा सकता हूं। आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर 5 फॉर्मूलों पे खत्म हो सकता है अगर तुम्हें केमिकल इक्विलिब्रियम समझ में आता है अच्छे से। केमिकल इक्विलिब्रियम में खुद 2 ही सेक्शंस हैं समझने के लिए। 2 सेक्शन को ढंग से समझ लो, पूरा इक्विलिब्रियम चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आओ शुरू करते हैं, कुछ बातें करते हैं। एक इस चैप्टर में बार बार एक्टिव मास वर्ड आएगा, बार बार एक्टिव मास वर्ड आएगा। तो एक्टिव मास वैसे तो एक्टिविटी दिखाता है, एक्टिव कंसंट्रेशन दिखाता है, किसी प्रोसेस में जो मास या जो अमाउंट एक्चुअल में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्चुअल में जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो एक्टिव मास कहलाता है। सुजीत अगर ऐसा है तो मैं क्वेश्चन को हिंदी में भी लिख के ले आऊंगा या क्वेश्चन का हिंदी मतलब समझा दूंगा। लेकिन देखो ज्यादातर गवर्नमेंट कॉलेज इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं तुम्हें थोड़ा बहुत इंग्लिश की तरफ शिफ्ट करना है। अगर अभी कर लेते हो तो फायदा है, अभी कर लेते हो तो फायदा रहेगा। हाँ मेगा, ये कंसंट्रेशन हमेशा नहीं होता है। एक्टिव मास का हाई लेवल पे मतलब है कि भैया इसका एक्टिव कितना, कितना मास एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, कितना मास एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। 11th-12th लेवल पे हम अगर कोई एक्वस चीजें हैं, कोई सोल्यूशन है, तो उसके लिए हम लोग कंसंट्रेशन दिखा लेते हैं। कोई गैस है तो गैस के लिए हम लोग एक्टिव मास में पार्शियल प्रेशर भी दिखा सकते हैं। तो एक्टिव मास कहीं ना कहीं अमाउंट का रिप्रेजेंटेशन है, तो गैस के लिए हम लोग कंसंट्रेशन भी दिखा सकते हैं और पार्शियल प्रेशर को भी दिखा सकते हैं। क्लियर है बात? दाब भी दिखा सकते हैं और सांद्रता भी दिखा सकते हैं। कंसंट्रेशन को हम लोग मोलरता या मोलैरिटी में दिखाएंगे और एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से। क्लियर है बात? छोटी सी बात समझ में आई सबको? सबको समझ में आई? ध्यान से समझते चलना, छोटी छोटी चीजें क्लियर रहेंगी। हर चैप्टर मैंने शुरुआत में बताया। हाँ क्वेश्चन हम दोनों में ले आएंगे, बिल्कुल ठीक है, ठीक है सुजीत, डन डन, क्वेश्चन हम दोनों में ले आएंगे, ठीक है। गुड आफ्टरनून राहुल तिवारी, गुड आफ्टरनून। तो देखो पहले चैप्टर में जितना तुम फंडामेंटल क्लियर कर लोगे आगे के सारे लेक्चर फटाफट 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 खत्म हो जाएंगे। तो देखो यहां पे अगर मैं बात करूं सॉलिड और प्योर लिक्विड की, ये ऑलरेडी हम लोग एक बार बात कर चुके हैं पहले चैप्टर में, एक बार फिर से बात कर रहे हैं। सपोज मेरे पास वाटर है, मेरे पास वाटर है
प्योर प्योर वाटर है, ठीक है। प्योर वाटर को हम क्या सोच सकते हैं कि भैया इसमें सल्यूट भी वाटर है, हमने वाटर को 10 ml वाटर को वाटर में ही मिला दिया, तो सल्यूट भी वाटर है, सॉल्वेंट भी वाटर है, और वाटर को वाटर में मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना वो भी तो वाटर का बना, जो सॉल्यूशन बना वो भी तो वाटर का बना। हाँ या ना, कि अगर मेरे पास एक कोई प्योर सब्सटेंस है, कोई शुद्ध चीज है, तो उसको मैंने क्या किया है, हाँ क्या कह रहे हो साइलेंट बॉय, इसकी क्या, जो भी मेरे पास शुद्ध चीज है, जो भी प्योर चीज है, उसको मैं सोच सकता हूं कि उसको उसी में मिलाया, पानी को पानी में मिलाया, सल्यूट भी वाटर, सॉल्वेंट भी वाटर, सॉल्यूशन भी वाटर। तो जो इसकी मोलैरिटी लिखते हैं, मोलैरिटी लिखा जाता है मोल ऑफ सल्यूट, सल्यूट के कितने मोल डिसॉल्व किए गए हैं भैया, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन की वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में होती है तो यहां पे हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू आ जाएगा मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट, मोलर मास ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये सॉल्यूशन की वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो ऊपर आएगा 1000, ऊपर आएगा 1000। थैंक यू सुजीत, थैंक यू। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे लिए कंफर्टेबल बना सकूं, थोड़ा सा प्रयास तुम कर लो, थोड़ा सा मैं करूंगा, कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल बना सकूं। अगर तुम्हें एक डाउट आए तो जरूर बताना, कहीं भी शर्माना नहीं, घबराना नहीं। रोशन, इलेक्ट्रोकेम की अगली क्लास कल होगी, कल होगी 1 बजे, इलेक्ट्रोकेम की अगली क्लास कल होगी। अब जरा समझो, अगर प्योर चीज है, प्योर चीज है तो सल्यूट भी, जैसे प्योर वाटर है तो सल्यूट भी वाटर है, सल्यूट भी वाटर है, सल्यूशन भी वाटर है, सल्यूशन भी वाटर है। जिस चीज का मास है, जिस चीज का मास है बच्चे, उसी की वॉल्यूम है। सोच के देखो, जिस चीज का मास है उसी की वॉल्यूम है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं जो तुमने कहा है टोटल, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं, क्यों करूंगा, जो अच्छा है वो अच्छा है, बट एक अच्छा दूसरे को खराब नहीं करता है। तो मोलैरिटी ऑफ प्योर देखो जरा ध्यान से, अब सुनना, अब काम की बात सुनना, अब काम की बात पे आ गए। जो भी हमारे पास प्योर सब्सटेंस होगा उसमें ऊपर जिसका मास आएगा नीचे उसी की वॉल्यूम आएगी, मास जिसका वॉल्यूम उसी की, अगर इसको हम लिख सकते हैं डेंसिटी। किसी भी प्योर चीज के कंसेंट्रेशन को, किसी भी प्योर चीज की मोलैरिटी को हम लोग 1000 इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास कह सकते हैं। तो ये डेंसिटी कांस्टेंट होती है, मोलर मास कांस्टेंट होती है। तो इसीलिए इक्विलिब्रियम में ये बात बार बार यूज होती है कि प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड का कंसेंट्रेशन कांस्टेंट होता है। प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड का कंसेंट्रेशन बच्चे कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना। यहीं से एक सवाल बनता है जो बच्चे गलत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुजीत, हम 11 12 दोनों के सारे चैप्टर कवर करेंगे। तो एक बात का ध्यान रखना कि प्योर चीज का कंसेंट्रेशन, क्योंकि तुम लोगों ने शायद, तुम में से कई लोगों ने सुना होगा प्योर चीज का कंसेंट्रेशन 1 होता है, गलत है। प्योर वाटर का कंसेंट्रेशन बहुत बार नीट एग्जाम ने पूछा है, 1 नहीं बताते। कितना बताते? प्योर वाटर की बात करें, अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो वाटर की डेंसिटी है 1, वाटर का मोलर मास है 18, प्योर वाटर का कंसेंट्रेशन हमेशा 55.5 मोल पर लीटर होगा। कांस्टेंट है यानी चेंज नहीं होगा, लेकिन 1 नहीं होता है, 1 नहीं होता है, नहीं होता है 1, मेगा 1 नहीं होता है। इसीलिए तो ये बात मैंने सबसे पहले ली है। सबसे पहले जो मुझे पता है कि शायद तुमने इनकम्प्लीट सुना है, गलत नहीं बोलूंगा, इनकम्प्लीट सुना है, इसलिए क्लैरिटी ला रहा हूं। प्योर चीजों का, सब्सटेंस का कंसेंट्रेशन
वन नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। वन नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। लगभग 200 के आसपास सलोनी, लगभग 200 से 300 तक में काम चल जाता है। तो किसी भी प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड का जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है? कांस्टेंट है। कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, इसलिए इनके एक्टिव मास को कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, इसलिए इनके एक्टिव मास को वन बोलते हैं। इनके एक्टिव मास को वन बोलते हैं। ये डिफरेंस है। जो तुम वन लिखते हो वो एक्चुअल में एक्टिव मास लिखते हो। जब तुम इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन लिखते हो तो कंसंट्रेशन नहीं, एक्चुअल में क्या लिखा जाता है? एक्टिव मास। मोस्ट ऑफ द टाइम सोल्यूशन है और गैस है तो एक्टिव मास को कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर से दिखाया जाता है। एक्टिव मास को कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर से दिखा सकते हैं। लेकिन अगर सोल्यूशन नहीं है, प्योर चीजें हैं, तो उनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है, उनका एक्टिव मास वन रहता है। यस, यस रोशन। हाँ मेगा, मतलब कट ऑफ क्लियर हो जाता है, कट ऑफ क्लियर हो जाता है, कट ऑफ क्लियर हो जाता है। जो वाटर पोटेंशियल है वो प्योर वाटर का कंसंट्रेशन है बायो में। वो ऑस्मोसिस जब पढ़ेंगे, सोल्यूशन हम वैसे कर चुके हैं, बट दोबारा कभी अगर ऑस्मोसिस पढ़ेंगे तो उसमें समझाऊंगा कि वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या है वहां पे। लेकिन जो वाटर पोटेंशियल है वो वाटर का कंसंट्रेशन ही होता है, वाटर का कंसंट्रेशन होता है। पहले मुझे जल्दी से बताओ, सबको समझ में आ गया कि भैया एक्टिव मास का मतलब क्या है? एक्टिव मास का मतलब क्या है? हाँ मैंने क्या कहा, कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। कंपटीशन वहां भी है, रैंक वहां भी लानी पड़ेगी, कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। रैंक के लिए कम से कम 400-500 तक जाना पड़ेगा, 500 से ऊपर जाना पड़ेगा। ये सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है? एक्टिव मास का मतलब है कंसंट्रेशन, अगर सोल्यूशन है, गैस है तो पार्शियल प्रेशर, और कोई प्योर चीज है तो उसका एक्टिव मास हम वन मानते हैं। अगर मैं पूछूं एक्टिव मास ऑफ प्योर वाटर वन, कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर 55.55 मोल्स पर लीटर। ठीक है, ठीक है। चलो दूसरी चीज आती है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसपे ये पूरा चैप्टर बेस होगा। तो इन दो चैप्टर चीजों के बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये काइनेटिक्स से समझोगे। यहां पे हम सारी की सारी प्रोसेस को एलिमेंट्री मानते हैं। क्या मानते हैं? एलिमेंट्री, सिंपलेस्ट प्रोसेस, यानी वो एक स्टेप रिएक्शन है। तो अगर हमारे पास एक बैलेंस रिएक्शन ये है, ये काइनेटिक्स का लॉ है वैसे तो, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये कहता है कि रेट ऑफ एनी रिएक्शन, रेट यानी स्पीड ऑफ द रिएक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यानी यहां पे अगर तुमने काइनेटिक्स पढ़ा है तो वेरी गुड, जिन्होंने काइनेटिक्स नहीं पढ़ा अभी के लिए इस लॉ को याद रखोगे, ये काइनेटिक्स में दोबारा आता है। लॉ का मतलब क्या है कि जो भी तुम्हारे कोएफिशिएंट है वो पावर में बन जाते हैं। जिन्होंने काइनेटिक्स पढ़ा है उनके लिए, यानी एलिमेंट्री रिएक्शन में जो कोएफिशिएंट है वही रिएक्शन का ऑर्डर होता है। ये लॉ ऑफ मास एक्शन बताता है, और यहां पे हम सारी रिएक्शंस को एलिमेंट्री मान के चलते हैं। ठीक है, हाँ यहां पे हम सारी रिएक्शन को एलिमेंट्री मान के चलते हैं, इसीलिए हम डायरेक्टली जो कोएफिशिएंट है वो पावर में लिख सकते हैं। डायरेक्टली कोएफिशिएंट को पावर में लिख सकते हैं। हमेशा ऐसा नहीं करते हैं, हमेशा ऑर्डर कोएफिशिएंट के बराबर नहीं होता है। लेकिन अगर रिएक्शन हम इक्विलिब्रियम के लिए पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम के लॉज के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम सीधे लॉ ऑफ मास एक्शन यूज कर सकते हैं। किसी भी रिएक्शन की स्पीड उस रिएक्शन के कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास रेज टू द पावर देयर कोएफिशिएंट। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा,
इस कांस्टेंट के को बोला जाता है, इस कांस्टेंट के को बोला जाता है रेट कांस्टेंट। चलो मुझे बताओ, चलो मुझे बताओ, एक रिएक्शन है N2 + 3H2 gives 2NH3। अगर मैं कहूं तो इसकी रेट लिखी जा सकती है K टाइम्स नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन की पावर 1, हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन की पावर 3। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता ही यही हूं सुजीत। और पता है ये मैं जानबूझ के नहीं करता हूं, मैं बस क्या करता हूं, पूरे चैप्टर बेसिक से पढ़ा देता हूं। तो यहां पे देखो, अगर हम नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो के पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बस बस ये सुन के अच्छा लग जाता है, रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। करेक्ट करेक्ट, रेट कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात तुम लोग समझ गए तो आगे तुम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बहुत इजीली समझ जाओगे कि रेट कांस्टेंट भैया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। कंसंट्रेशन को बदलोगे तो रेट बदल जाएगी, कंसंट्रेशन को बदलोगे तो रेट बदल जाएगी, रेट को बदलोगे तो कंसंट्रेशन बदलेगा, लेकिन यहां पे किसी को भी बदलने से रेट कांस्टेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कल को तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे कि कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तुम कहोगे कुछ नहीं, तुम कहोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रेट कांस्टेंट के बारे में हम आर्रीनियस इक्वेशन में समझते हैं। यस यस, हाँ वाटर के लिए अलग अलग है, वाटर तो अभी तक आया नहीं ना, वाटर आएगा तो समझा रहा हूं, वो चीज समझा रहा हूं, समझ में आई बात। तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए भी नीट में, कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या ऐसा कर दिया वैसा कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उन धोखेबाज नक्कालों से सावधान रहें, ठीक है। रेट कांस्टेंट किससे इफेक्ट खाता है, दो बातों से। पहला रिएक्शन का नेचर, पहला रिएक्शन का नेचर, दूसरा रिएक्शन का टेम्परेचर, क्योंकि अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग आएगा। तो ये बात अभी से समझ कर रखना है कि भैया रेट कांस्टेंट का इफेक्ट, रेट कांस्टेंट का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ दो बातों से होगा। अगर हम रिएक्शन ही बदल दें तो ऑब्वियसली रिएक्शन ही बदल गई तो उसका रेट कांस्टेंट बदल गया, या अगर हम रिएक्शन का टेम्परेचर घटा बढ़ा दें, वो भी क्योंकि स्पीड को बदल सकता है। बहुत बढ़िया सुजीत, बहुत बढ़िया। जे एडवांस तक के क्वेश्चन लगा गए तुम, अरे वाह, सीखो भाई सीखो, सुजीत से सीखो। मेहनत करना है तो क्या नहीं हो सकता है, इसमें मेरा फायदा, मेरा कोई योगदान नहीं है, तुम्हारा काम है। तुम अच्छे से पढ़े इसलिए तुमसे क्वेश्चन हुए, ये मत सोचना मेरी वजह से हुए, तुम अच्छे से पढ़े इसलिए क्वेश्चन हुए हैं भाई। सबको क्लियर, सबको लॉ ऑफ मास सेक्शन समझ में आया क्या बच्चे, फटाफट बताओ, सबको लॉ ऑफ मास सेक्शन समझ में आ गया, सबको लॉ ऑफ मास सेक्शन समझ में आ गया कि हम कैसे इसको यूज करेंगे, या हम किसी भी प्रोसेस की स्पीड को उस रिएक्शन के जो रिएक्टेंट है उनके लिए कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन को या एक्टिव मास को यूज करके। अब आते हैं रोशन के डाउट पे। डाउट क्या है तो बात हमें समझानी थी। मान लो ए सॉलिड है, ए सॉलिड है, बी हमारा नॉर्मल गैस है और बाकी चीजें हैं। देखो रेट लिखा जाएगा, रेट लिखा जाएगा K टाइम्स ऑफ ए का कंसंट्रेशन P, बी का कंसंट्रेशन Q लिखेंगे। अभी बता रहा हूं रोशन, वही तुम्हारे डाउट पे आ रहा हूं। ए का कंसंट्रेशन P, बी का कंसंट्रेशन Q लिखेंगे, है ना। अब ये जो ए का कंसंट्रेशन है सॉलिड, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है,
कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, रिएक्शन में ये तो चेंज होगा नहीं। कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट, ये सब मिल मिला के हो गया नया कांस्टेंट। कोई भी सॉलिड आ जाए तो उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। बिल्कुल सुजीत, बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। जिस लेक्चर में तुम रहोगे उस लेक्चर में मैं तुम्हें हिंदी में क्वेश्चन डेफिनेटली बताऊंगा, ठीक है। कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, ये नया कांस्टेंट आ गया और इस नए कांस्टेंट को के डैश बोल दिया, तो ये बन गया फाइनल रेट लॉ। ये बना फाइनल रेट लॉ। तो हम हमेशा रेट लॉ के अंदर से कंसंट्रेशन कांस्टेंट वाले टर्म हटा सकते हैं। जिनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट है उनको हटा सकते हैं। तो एक तरह से ए यहां पे आया ही नहीं, एक तरह से ए यहां पे आया ही नहीं, ए की जगह 1 आ गया। इसलिए कहा कि जो एक्टिव मास ए का है, जो एक्टिव मास है ए का, जो एक्टिव मास किसी सॉलिड चीज का है वो 1 है। क्योंकि अगर फाइनल रेट लॉ को देखें तो ऐसा फील हो रहा है कि भैया ए की जगह 1 आ गया, ए की जगह 1 आ गया। ए कांस्टेंट क्यों सोनल, ये अभी हमने बात समझी कि किसी भी प्योर सॉलिड या लिक्विड, कोई प्योर लिक्विड या सॉलिड है तो उसका कंसंट्रेशन, उसकी मोलैरिटी कांस्टेंट होती है। क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट, मोलर मास कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, मोलर मास कांस्टेंट, तो उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है। सॉलिड चीजों का कंसंट्रेशन, प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है, इसलिए वो रेट लॉ में से हटाए जा सकते हैं। इसलिए वो रेट लॉ में से हटाए जा सकते हैं, रेट के जो नियम है उसमें से हटा सकते हैं। तो इसीलिए ये फील हो रहा है कि यहां पे इसका एक्टिव मास 1 है, इसीलिए 1 कहते हैं। समझ में आई बात? क्या सबको समझ में आई बात कि भाई हम एक्टिव मास 1 के लेते हैं? क्या रोशन तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ कि एक्टिव मास और कंसंट्रेशन अलग अलग कब हो रहे हैं सॉलिड के लिए? तो सॉलिड को तो हटा ही दे रहे हैं, सॉलिड को हटा दे रहे हैं। समझ में आई बात? एक्टिव मास और कंसंट्रेशन अलग कब हो रहे हैं? जो भी कांस्टेंट चीजें हैं, इसीलिए केसी केपी आता है, जो भी कांस्टेंट चीजें उनको हटा देते हैं। ज्यादा नहीं कांस्टेंट रोशन, ज्यादा नहीं, कांस्टेंट फिक्स है। कम है तो भी फिक्स है, चेंज नहीं होता है तो हटा सकते हैं। जो चीज चेंज ना हो वो हटा सकते हैं। हाँ सुजीत, हम सबको करवा देंगे। अगली बार से तुम देखोगे, आज मैं तुम्हें क्वेश्चन के हिंदी मतलब बताऊंगा अगर क्वेश्चन करवाऊंगा, नहीं तो अगली बार से क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। देखो मेगा, आगे के लिए हम सीधे यहां पे जाएंगे। ये सीधे जाएंगे कैसे वो समझो। जो भी चीजें सॉलिड हैं उनको हम हटा सकते हैं, उनको हम रेट लॉ से हटा सकते हैं। हटा सकने का मतलब ये कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट नया कांस्टेंट बन गया, उसको के डैश नाम दे दिया। तो फाइनल रेट लॉ में, फाइनल रेट लॉ में हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड चीजें नहीं लिखते। ये है जब सॉल्यूशन है उसके लिए एक्टिव मास मोलैरिटी, जब सॉल्यूशन है उसके लिए एक्टिव मास मोलैरिटी, जब गैस है उसके लिए एक्टिव मास पार्शियल प्रेशर, जब गैस है उसके लिए एक्टिव मास पार्शियल प्रेशर, और जब सॉलिड है तो उसके लिए एक्टिव मास 1। मैं अभी यही समझा रहा हूं कि एक्टिव मास 1 क्यों माना गया, सॉलिड का एक्टिव मास 1 क्यों माना गया, क्योंकि वो रेट के एक्सप्रेशन में नहीं आता है, वो रेट के एक्सप्रेशन में नहीं आता है। सॉल्यूशन का एक्टिव मास कंसंट्रेशन, गैस का एक्टिव मास उसका पार्शियल प्रेशर, सॉलिड का प्योर लिक्विड का एक्टिव मास 1। क्लियर? क्लियर? हां, चाहे सॉलिड हो या प्योर लिक्विड हो, प्योर मतलब सिंगल लिक्विड। क्लियर है मेगा? समझ में आ गया? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जैसे देखो, मान लो कोई भी इक्वेशन है, ए सॉलिड है, उसमें बी एक्वस है, सी उसमें अगेन सॉलिड है, डी उसमें एक्वस है, और ये सब मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है? देखो ये सब मिलके प्रोडक्ट बना है, इसके आगे 2 लिखा है, इसके आगे 3 लिखा है, 4 5। तुम्हें इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखना है। एक कांस्टेंट लगा दो, जो सॉलिड है उसको छोड़ दो, जो सॉलिड है उसको ना लिखो, बी आएगा, बी की मोलैरिटी पावर 3, सी सॉलिड छोड़ दिया, डी की मोलैरिटी पावर 5, ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। ये मतलब है कहने का कि एक्टिव मास ऑफ सॉलिड 1 होता है।
एक्टिव मास ऑफ सॉलिड 1 होता है। ठीक है, बिल्कुल सुजीत, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, गैस के लिए पार्शियल प्रेशर, गैस के लिए उसका पार्शियल प्रेशर, अगर गैस है तो उसका पार्शियल प्रेशर। हाँ रोशन, अगर सॉलिड कभी कांस्टेंट ना हो तो एक्टिव मास 1 नहीं लिया जाएगा, चेंज होगा डेफिनेटली। अगर सॉलिड कांस्टेंट नहीं है तो 1 नहीं लिया, लेकिन सॉलिड कांस्टेंट रहेगा। गैस होगी तो पार्शियल प्रेशर यूज करेंगे, गैस होगी तो पार्शियल प्रेशर यूज करेंगे। अब समझ में आया मेगा? अब समझ में आ गया? चलो बढ़िया, क्लियर सबको? कोई डाउट? अभी और क्लियरिटी, देखो मैंने हमेशा कहा है एग्जाम्पल आते जाएंगे क्लियरिटी आती जाएगी, एग्जाम्पल आते जाएंगे क्लियरिटी आती जाएगी। मान लो ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ये हमारे पास एक ब्लॉक है, इस पे मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। ब्लॉक रुका हुआ है, चल रहा है, ब्लॉक रुका हुआ है या चल रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। ये एक बॉडी है, एक बॉडी है, या बॉडी नहीं, ये अलादीन की चादर है, अलादीन की कालीन है, वो कालीन भैया नहीं, कालीन अलादीन की, ये अलादीन है हमारा। ये हमारा जिन बैठा है, ठीक है। अलादीन जा रहा है कालीन के ऊपर 5 मीटर पर सेकंड से, और कालीन का मन बदल गया, कालीन उल्टी दिशा में 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है। हाँ यस यस मेगा, गैस के लिए प्रेशर आ जाएगा, गैस के लिए प्रेशर आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये ब्लॉक अभी चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा, इसके ऊपर कुछ एक्सेलरेशन लग रहा होगा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन लग रहा होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं, अब सुनो बात को ध्यान से, अब इधर पहले बात को ध्यान से सुनो, फिर हम एक्टिव मास पे और बातें भी करेंगे आगे, चिंता मत करो। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। लेकिन अगर ब्लॉक पे बहुत सारे फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं इस तरह से कि उन सारे फोर्सेस का समेशन, उन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 हो जाए, तो ब्लॉक चल रहा होगा या रुका हुआ होगा? देखें कौन ये बात सही बता पाता है। ब्लॉक चल रहा होगा या रुका होगा, कौन बच्चा ये बात सही बता पाएगा? अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं और उन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है, तो ब्लॉक चल रहा है या रुका हुआ है? ब्लॉक चल रहा है या रुका हुआ है? कौन बता पाएगा? देखें, ब्लॉक चल रहा है या रुका हुआ है? बेटा साइंस सोचना पड़ेगा, बहुत अच्छे से आराम आराम से बेसिक को सोचना है, बेसिक पे ही रहना है। नहीं, रुका हुआ नहीं है। अब लिखूंगा तो याद आ जाएगा। लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का समेशन 0 है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का समेशन 0 है, या अगर ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे के सारे फोर्स बैलेंस्ड हैं, तो वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को, अपने इनर्शिया को मेंटेन करके रखेगा। अगर वो रुका हुआ है तो रुका ही रह जाएगा, अगर वो चल रहा है तो चलता ही रह जाएगा। क्योंकि ये गलती हम इक्विलिब्रियम में करते हैं, सेम गलती। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, हो सकता है वो लगातार उसी स्पीड से अनंत समय तक चलता रहे, अनंत समय तक चलता रहे। समझ में आई बात? शुरू से आदत रही है हमारी, फिजिक्स में हमेशा घुसने की आदत रही है हमारी। तो ये समझो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का समेशन बैलेंस्ड है, यानी सारे फोर्सेस कैंसिल आउट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 होगा, और
ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से या तो चलता रहेगा या रुक जाएगा या रुका हुआ होगा। इस कंडीशन को बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। यानी इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब तो समझो पहले, इक्विलिब्रियम को शुरू करने से पहले इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या हुआ? साम्य अवस्था, बैलेंस्ड। इक्विलिब्रियम में हमेशा ये तीन चीजें देखोगे, हमेशा तीन चीजें देखोगे। कोई प्रॉपर्टी बैलेंस होगी जिसके रिजल्ट से कोई प्रोसेस जीरो हो जाएगी और उसकी वजह से कोई तीसरी चीज कांस्टेंट होगी। तीन बातें इक्विलिब्रियम में हमेशा होंगी, तीन बातें इक्विलिब्रियम में हमेशा होंगी, तीन बातें साम्य अवस्था में हमेशा होंगी। कुछ प्रॉपर्टी एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगी जिसकी वजह से कोई दूसरा फंक्शन, कोई दूसरी प्रॉपर्टी जीरो होगी और उसकी वजह से कोई तीसरी चीज कांस्टेंट होगी। कोई बात नहीं दीपक, जहां दिक्कत आए मुझे बताना, जहां भी दिक्कत आए समझने में, थोड़ी सी भी दिक्कत आए बताना। क्या सबको ये बात समझ में आई? क्या ये सबको बात समझ में आई? और अकेला फोर्स बैलेंस नहीं होता, ये बात समझ लेना। यस यस मेघा, तुम सही, तुम पहुंच रहे हो वहां पे जहां मैं तुम्हें पहुंचाना चाह रहा हूं, ताकि जब इक्विलिब्रियम समझाऊं तो अपने आप बातें तुम्हें विजुलाइज हो, दिख सके। केमिस्ट्री को फिजिक्स की तरह देखना है। ये भी बात समझ में आ गई, अकेला फोर्स बैलेंस नहीं हो सकता है, अकेला फोर्स बैलेंस नहीं हो सकता है। इस जिन को ये अलादीन किधर दिखेगा? रिलेटिव मोशन पे आते हैं, रिलेटिव मोशन, न्यूटन लॉ से अब आगे रिलेटिव मोशन पे। इस जिन को ये अलादीन किधर जाता हुआ दिखेगा? राइट साइड में, राइट साइड में जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि राइट साइड की वेलोसिटी ज्यादा है, कालीन की वेलोसिटी कम है ना? कालीन की वेलोसिटी कम है। अगर अलादीन की वेलोसिटी और कालीन की वेलोसिटी बराबर हो गई, दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी तो क्या होगा? दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी तो क्या होगा? जिनको अलादीन किधर दिखेगा? जिनको अलादीन किधर दिखेगा? रुका हुआ दिखेगा नहीं दिखेगा? मैं जिस स्पीड से आगे जा रहा हूं मुझे जमीन पीछे लेके जा रही है। जैसे एस्केलेटर, मॉल में जाओ, एस्केलेटर पे चढ़ जाओ, उतरते हुए पे ऊपर चढ़े हो कभी? ऐसा खतरों के खिलाड़ी बन के देखो, अगर तुम उतरते हुए एस्केलेटर नीचे आ रहा है, तुम ऊपर चढ़ रहे हो, उसके नीचे आने की स्पीड तुम्हारे ऊपर जाने की स्पीड बराबर है, तो ना तुम नीचे जो खड़े हो उनको ना तुम आगे जाते हुए दिखोगे ना पीछे आते हुए दिखोगे, तुम वहीं पे दिख जाओगे, तुम्हारी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो अगेन ये पर्सन इसको रुका हुआ दिखेगा, रुका हुआ दिखेगा। क्या वो एक्चुअल में रुका हुआ है? नहीं। क्या वो एक्चुअल में रुका है? नहीं, लेकिन वो रुका हुआ दिखेगा। यही सब इक्विलिब्रियम है। कोई चीज रुकी भी नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा फील हो रहा है कि यार वो रुका हुआ है, रुका हुआ नहीं है लेकिन फिर भी फील हो रहा है कि रुका हुआ है। एक और एग्जांपल समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, एक का टेम्परेचर T1, एक का टेम्परेचर T2, T1 T2। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमेशा हॉट बॉडी से हीट एनर्जी फ्लो करती है कोल्ड बॉडी की तरफ, राइट? दो बॉडीज कांटेक्ट में है तो हॉट बॉडी से एनर्जी फ्लो करेगी कोल्ड बॉडी की तरफ। अगर T1 T2 बराबर हो गए तो बॉडी से जो हीट का फ्लो है वो जीरो हो जाएगा, अब कोई फ्लो नहीं करेगा, और बॉडी की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट हो जाएगी, बदलेगी नहीं। ना बॉडी की एनर्जी बढ़ेगी ना बॉडी की एनर्जी घटेगी। इसको कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जरा एक बात सब में नोटिस करो, सारे इक्विलिब्रियम में कुछ बैलेंस हुआ, कुछ जीरो हुआ, कुछ कांस्टेंट हुआ, कुछ बैलेंस हुआ, कुछ जीरो हुआ, कुछ कांस्टेंट हुआ। अकेला फोर्स होता बैलेंस नहीं हो पाता, सिर्फ अलादीन चल रहा होता बैलेंस नहीं दिखता, सिर्फ कालीन उड़ रही होती बैलेंस नहीं दिखता। जब तक दो डायरेक्शन नहीं है तब तक बैलेंस नहीं हो सकती चीजें। बैलेंस होने के लिए दो अपोजिट डायरेक्शन होना कंपलसरी है, बैलेंस होने के लिए दो अपोजिट डायरेक्शन का होना कंपलसरी है। अकेली बॉडी होती तो बैलेंस नहीं होता अकेली बॉडी होती तो बैलेंस नहीं होता, लेकिन क्या करें बच्चे, मजबूरी है। तो अगर एक रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो कभी बैलेंस नहीं हो पाएगी, कभी इक्विलिब्रियम आ ही नहीं पाएगा। ये पहला पॉइंट समझाया जाता है इक्विलिब्रियम में
कि इक्विलिब्रियम तभी आ सकता है जब रिएक्शन रिवर्सिबल हो। अगर मैं सिर्फ आगे ही चलता चला गया, सिर्फ आगे ही चलता चला गया, तो मैं दीवार से टकरा जाऊंगा। बैलेंस में तभी दिखूंगा तुम्हें जब मैं आगे चल रहा हूं तो कोई और फोर्स मुझे पीछे लेके जा रहा है। दो अलग अलग डायरेक्शन में जब तक चीजें नहीं होंगी तब तक चीजें बैलेंस नहीं होंगी। यस, बेटा दीपक, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है, तो हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, बट पहले बेस समझाना जरूरी है। और क्रैश कोर्स में हमने शॉर्ट में पढ़ा था, आज हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो इस डिटेल के बाद तुम्हें कभी भी इस चैप्टर को उठा के नहीं देखना पड़ेगा, नोट्स भी रिवाइज नहीं करने पड़ेंगे। ये समझ में आई बात कि इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में आता है। ऐसी रिएक्शन जो एक ही समय पे दोनों डायरेक्शन में जा सकती हैं, वही इक्विलिब्रियम को अटेन कर पाएंगी, वरना इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो सकता है, वरना इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो सकता है। दूसरी बात, अगर दोनों डायरेक्शन की स्पीड बराबर हो गई, अगर दोनों डायरेक्शन की स्पीड बराबर हो गई, आगे जिस स्पीड से गया उसी स्पीड से पीछे आया, तो उस केस में जितना आगे गया उतना पीछे आ गया, तो हमें कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं दिखेगा। कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं दिखेगा, तो यानी कोई भी काम उपयोगी काम नहीं हुआ, कोई भी काम यूजफुल काम नहीं हुआ। कुछ बैलेंस हुआ, कुछ जीरो हुआ, कुछ कांस्टेंट हो गया, कुछ बैलेंस, कुछ जीरो, कुछ कांस्टेंट। समझ में आई बात? समझ में आई बात? बेटा देखो, पूरी हिंदी में तो अभी नहीं जा पाएंगे इसमें, मैं तुम्हें हिंदी के टर्म्स बताता चलूंगा, और इसी यूजफुल वर्क, उपयोगी काम को ही हम गिब्स मुक्त ऊर्जा या गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। तो अगर रिएक्शन में दो चीजें खुद को बैलेंस आउट कर लें तो डेल्टा जी जीरो हो जाता है, और कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन का मतलब ए का अमाउंट, बी का अमाउंट, ये सारे अमाउंट कांस्टेंट होते हैं। जीरो नहीं, सेम नहीं, कांस्टेंट। सेम नहीं बोल रहा हूं, कांस्टेंट। आई बात समझ? क्या ये बात सबको समझ में आई? इस सिचुएशन को बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इसी को हमें इस पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। पूरे चैप्टर में डिटेल में हमें इसी सिचुएशन को पढ़ना है कि भाई इक्विलिब्रियम कैसे आता है और इक्विलिब्रियम आने पे क्या क्या बात गवर्न करती है। नहीं आएगा मेगा तो वो इक्विलिब्रियम में इक्वेशन नहीं होगी। अभी उस पे पहुंच रहे हैं, अभी उस पे पहुंच रहे हैं। ये समझ में आ गया, इक्विलिब्रियम तभी आ सकता है जब बैलेंस हो, जीरो हो, कांस्टेंट हो। बैलेंस, जीरो और कांस्टेंट। वेरी गुड सुजीत, समझ में आया सबको? सबको क्लियर है? अभी देखो, हमारे पास अलग अलग तरह के इक्विलिब्रियम है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तुम्हारे सामने एग्जांपल है, फोर्स का हो सकता है, वेलोसिटी का हो सकता है, रिलेटिव मोशन में हो सकता है। थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम है, टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम है। और केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन का इक्विलिब्रियम है। लेकिन हर रिएक्शन में, हर इक्विलिब्रियम में कुछ फैक्टर्स को एक दूसरे को कैंसिल आउट करना है, बैलेंस करना है। कुछ फैक्टर को एक दूसरे को कैंसिल करना है या बैलेंस करना है। अब केमिकल पे आते हैं, अब केमिकल पे आते हैं, क्योंकि यही हमारा चैप्टर है। मान लो ये रिएक्शन है, मान लो ये रिएक्शन है, ठीक है। इसमें दो रिएक्शन है, तो एक को बोलेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे जाने की स्पीड, रेट ऑफ बैकवर्ड जाने डायरेक्शन, पीछे आने की स्पीड। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्पीड। फॉरवर्ड स्पीड को हम लिख सकते हैं, फॉरवर्ड स्पीड को लिख सकते हैं, फॉरवर्ड के लिए कांस्टेंट a⁻², b⁻3। अभी मैं सबको सोल्यूशन मान के चल रहा हूं, कोई सॉलिड बाद में देखेंगे। बैकवर्ड को लिख सकते हैं, बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट c⁻1 एंड d⁻4।
कौन सा बोलो? नीट क्रैश कोर्स, नीट हिंदी क्रैश कोर्स, नीट हिंदी क्रैश कोर्स सुजीत। उसमें भी मैंने कोशिश तो की थी कि जितना डिटेल में डेप्थ में जा सकूं चला जाऊं, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत चीजें कम रह गई थी, बट यहां पे हम अच्छे से और अच्छे से कर लेंगे। देखो इनिशियली मान लो मैंने ए का लिया एक्स अमाउंट, बी का लिया वाई अमाउंट, और सी और डी को 0 लिया, सी और डी को 0 लिया। ठीक है, अब जाए यहां पे देखना, रेट हमने लिखी, दोनों डायरेक्शन की स्पीड लिखी, आगे जाने की स्पीड, पीछे आने की स्पीड। आगे जाने के लिए रिएक्टेंट ए और बी है, ए और बी रिएक्ट करके आगे लेके जाएंगे, सी और डी रिएक्ट करके पीछे लाएंगे। तो आगे के लिए रिएक्टेंट ए और बी है, पीछे के लिए रिएक्टेंट सी और डी है। तो जिसके लिए जो रिएक्टेंट है वो लिखे जाते हैं, वो लिखे जाते हैं। ए और बी हमारे पास है, सी और डी 0 है, ए और बी हमारे पास है, सी और डी 0 है। ठीक है, तो यहां से अगर सोचें तो रेट ऑफ, कहां गया, सॉरी, हाँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड आ जाएगा, फॉरवर्ड x टू दी पावर 2, y की पावर 3, बैकवर्ड की स्पीड आ जाएगी 0, बैकवर्ड की स्पीड आ जाएगी 0, यानी फॉरवर्ड की स्पीड ज्यादा है बैकवर्ड की स्पीड से, फॉरवर्ड की स्पीड ज्यादा है बैकवर्ड की स्पीड से। अब इसका क्या मतलब है? क्यों स्कैम क्यों हो गया? स्कैम नहीं होगा, स्कैम क्यों हो गया? फॉरवर्ड की स्पीड ज्यादा है बैकवर्ड की, इसका क्या मतलब है कि आगे ज्यादा गया पीछे कम आया, आगे ज्यादा गया पीछे कम आया, यानी नेट जो मूवमेंट है, नेट जो मूवमेंट है वो आगे की डायरेक्शन में है, नेट जो मूवमेंट है वो आगे की डायरेक्शन में है। ठीक है ना? हाँ, नेट जो मूवमेंट है वो आगे रहेगी, क्योंकि आगे ज्यादा गया पीछे कम आया। मैं आगे गया 5 मीटर, 2 मीटर पीछे आया, तो इनिशियल से मैं थोड़ा तो आगे खिसका या नहीं खिसका? थोड़ा सा आगे तो खिसका। समझो इस बात को ध्यान से, मैंने केस ले लिया, एक केस ले लिया, इनिशियली ए और बी को कंटेनर में भरा, डब्बे के अंदर ठूस ठूस के भरा, सी और डी नहीं थे, तो इनिशियली ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बनाएंगे। जो फॉरवर्ड की स्पीड है वो kf(x,y) होगी, बैकवर्ड में ये दोनों 0, तो बैकवर्ड की स्पीड 0। तो ये क्या दिखा रहा है कि आगे जाने की कुछ स्पीड है, पीछे जाने की स्पीड 0 है। आगे जाने की स्पीड कुछ है। चलो दीपक हम इस पे देखते हैं, कुछ सोल्यूशन निकालता हूं, मैं बात करता हूं इस पे, बात करके कुछ सोल्यूशन निकालते हैं जो तुम कह रहे हो। इधर पहले ध्यान ले लेते हैं, आगे जाने की स्पीड है, पीछे जाने की स्पीड नहीं। मान लो मैं आगे जा रहा हूं 5 मीटर पर सेकंड से और पीछे आ रहा हूं 1 मीटर पर सेकंड से, तो मैं कह सकता हूं ना कि 1 सेकंड में मैं 5 मीटर आगे गया, उसी 1 सेकंड में मैं 1 मीटर पीछे आ गया। 5 आगे गया 1 पीछे आया, तो आगे गया ना 4 मीटर, ओवरऑल नेट 4 मीटर आगे गया नहीं गया। तो ये मतलब समझ में आया? मेगा समझ में आया? तो जो नेट फॉरवर्ड है उसका मतलब क्या है कि ए और बी अभी धीरे धीरे घट रहे होंगे, ए और बी धीरे धीरे घट रहे होंगे, और सी और डी धीरे धीरे बढ़ रहे होंगे, सी और डी धीरे धीरे बढ़ रहे होंगे। आगे जाने का मतलब यही है, आगे जाने का मतलब यही है कि ए और बी धीरे धीरे समय के साथ घटेंगे, सी और डी धीरे धीरे समय के साथ बढ़ेंगे। अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया मेगा, अभी मैं समझा रहा हूं, इक्विलिब्रियम नहीं आया, इक्विलिब्रियम नहीं आया अभी बता रहा हूं इक्विलिब्रियम पे आते कैसे। ए और बी घटेंगे, ए और बी घटेगा तो फॉरवर्ड की स्पीड घटेगी, सी और डी बढ़ेगा, बैकवर्ड की स्पीड बढ़ेगी। इसको समझो, फॉरवर्ड घट रहा है, बैकवर्ड बढ़ रहा है, फॉरवर्ड डिक्रीज, बैकवर्ड इंक्रीज। कुछ ऐसा सिनेरियो है कि एक चीज जो फॉरवर्ड जाने की स्पीड है वो ज्यादा है, बैकवर्ड जाने की स्पीड कम है। फॉरवर्ड वाली अपने आप घट रही है, बैकवर्ड वाली अपने आप बढ़ रही है। कहीं ना कहीं दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे? जो ज्यादा है वो अपने आप घट रहा है, जो कम है वो अपने आप बढ़ रहा है।
तो कहीं ना कहीं दोनों जाके बराबर हो जाएंगे। जैसे ही दोनों बराबर हुए, कुछ समय के बाद जैसे ही दोनों बराबर हुए, हम कहेंगे कि रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, रिएक्शन साम्य अवस्था पे आ गई, रिएक्शन साम्य अवस्था पे आ गई। समझ में आई बात? ये बात समझ में आई? अगला केस पे आते हैं। अभी अगला केस समझ लो, फिर एक साथ दोनों बातों पे फोकस करेंगे। दूसरा केस, मैंने शुरुआत में ए और बी को 0 लिया, सी को मान लो मैंने अब लिया x, सी को x नहीं लेते हैं, सी को मैंने मान लो लिया अल्फा, डी को लिया बीटा। तो अब जो फॉरवर्ड स्पीड है वो 0, ए और बी 0, जो बैकवर्ड स्पीड है अल्फा की पावर 1, बीटा की पावर 4। अब फॉरवर्ड की स्पीड कम है, बैकवर्ड की स्पीड ज्यादा है। बेटा सुजीत मैं बात करता हूं, मैं अगली क्लास तक तुम्हारे पास इसके लिए एक सोल्यूशन बता दूंगा डेफिनेटली। अभी रिएक्शन किधर जा रही है? अभी रिएक्शन किधर जा रही है? बैकवर्ड वाली ज्यादा, यानी पीछे ज्यादा आ रहा है, आगे कम जा रहा है। पीछे मान लो आया 5 मीटर पर सेकंड और आगे गया 2 मीटर। तो अब हम कह सकते हैं ना कि 1 सेकंड में 5 मीटर पीछे आया, 2 मीटर आगे गया, तो ओवरऑल 3 मीटर पीछे आया, ओवरऑल 3 मीटर पीछे आया। पीछे की तरफ ओवरऑल आएगा तो पीछे आने का मतलब ए और बी बढ़ेंगे, ए और बी बढ़ेंगे, और उसी समय पे सी और डी घटेंगे। ए और बी बढ़ेंगे तो ए और बी वाली जो स्पीड है यानी फॉरवर्ड स्पीड भी बढ़ेगी। सी और डी घटेंगे तो जो सी और डी वाली स्पीड है वो घटेगी। फिर से वही हुआ, फिर से वही हुआ, जो ज्यादा था वो घट रहा है, जो कम था वो बढ़ रहा है। तो किसी ना किसी पॉइंट पे कुछ समय के बाद वापस से दोनों इक्वल होंगे और वापस से इक्विलिब्रियम आ जाएगा, वापस से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। एक बार ध्यान दो, एक बार इस बात पे सब लोग ध्यान दो, एक बार सब लोग ध्यान दो, क्योंकि ये बात समझना बहुत जरूरी है। इस बात को हम बहुत सारी जगह चीजों में यूज करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से समझो कि क्या हो रहा है। यहां पे स्पीड ज्यादा कम से चेंज आ रहा है। अब देखो ओवरऑल हुआ क्या। ऐसा एक बाउल समझो, ऐसा एक बाउल समझो, देखो ध्यान दो, ध्यान। एक बॉल यहां पे है, एक बॉल यहां पे है, इस जगह पे, एक बॉल यहां पे है इस जगह पे, और एक बॉल यहां पे है। ये तो दिख रहा है कौन सी बॉल इक्विलिब्रियम पे है, कौन सी बॉल इक्विलिब्रियम पे है, सबको दिख रहा है। कौन सी बॉल अपने अच्छी सी जगह पे आ चुकी है, बीच वाली, है ना, क्योंकि इस पे आगे जाने का भी फोर्स नहीं है, पीछे जाने का भी नहीं है। इस पे देखो ये कहां है, ये इक्विलिब्रियम से पीछे है। ये पॉइंट है जहां पे जाके इसको शांति मिलेगी, ये पॉइंट है जहां पे जाके इसको शांति मिलेगी। और अभी ये इक्विलिब्रियम से पीछे है, तो इधर वाला जो फोर्स है वो ज्यादा लगेगा और बॉल इधर की तरफ आएगी। इधर वाला फोर्स ज्यादा लगेगा तो इधर की तरफ आएगी। इस पॉइंट पे बॉल अभी इक्विलिब्रियम पॉइंट से पीछे है, पीछे आके यहां पे आना चाहेगी, जहां पे बॉल को क्या मिलेगा, शांति मिलेगी, अच्छा सुकून मिलेगा। तो अभी मैं तुम्हें यही बात समझा रहा था कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमेशा एक रिवर्सिबल सिस्टम, देखो इस जार बीकर बाउल के अंदर बॉल आगे भी जा सकती है, पीछे भी आ सकती है, दोनों डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल है।
दोनों डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन एक समय पे या तो वो नेट आगे जाएगी या नेट पीछे आएगी, या तो आगे जाएगी या पीछे जाएगी। लेकिन अगर तुम उसको छोड़ दो, तुम उसको कह दो भाई जो करना है अपने मन से कर लो, तो वो अगर आगे है तो अपने आप पीछे आएगी, वो अगर पीछे है तो अपने आप आगे आएगी। यानी मैं पहली बात जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूं वो ये कि साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम को तुम दोनों में से किसी भी डायरेक्शन से अचीव कर सकते हो। साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम को तुम दोनों में से किसी भी डायरेक्शन से अचीव कर सकते हो। तुम उसे फॉरवर्ड जाके भी अचीव कर सकते हो और बैकवर्ड आके भी। केस 1 देखो तो हमने आगे जाके, केस 1 कहां गया, केस 1 में आगे गए इक्विलिब्रियम को पाने के लिए, और केस 2 देखो तो हम पीछे आए इक्विलिब्रियम को पाने के लिए। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन आगे जाके भी इक्विलिब्रियम की प्राप्ति कर सकती है, पीछे आके भी इक्विलिब्रियम की प्राप्ति कर सकती है, उसे मोक्ष मिलेगा, शांति मिलेगी। सबको तो नहीं मिलती शांति, लेकिन इक्विलिब्रियम को या रिएक्शन को शांति जरूर मिलती है। समझ में आई बात? बिल्कुल सुजी, बिल्कुल दीपक, बिल्कुल ठीक है। तो वो आगे जाके भी इक्विलिब्रियम अचीव कर सकती है, पीछे आके भी कर सकती है, लेकिन करेगी कहां? उसको तुम खाली छोड़ दो, उसको तुम आजाद कर दो, तो वो हमेशा इक्विलिब्रियम पे आएगी। दूसरी बात, एक रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम से पीछे हो सकती है, इक्विलिब्रियम से आगे हो सकती है, इक्विलिब्रियम पे हो सकती है, तीनों जगह हो सकती है। लेकिन वो हमेशा कहां जाती है? वो हमेशा कहां जाती है? इक्विलिब्रियम पे आती है। वो हमेशा इक्विलिब्रियम पे आती है। देखो हमने केस लिया, ये रिवर्सिबल रिएक्शन इस केस में जो हमने माना था, जो सिचुएशन मानी थी, उस सिचुएशन में ये इक्विलिब्रियम पे नहीं थी। अभी ये आगे जा रही थी, इक्विलिब्रियम पे नहीं थी, लेकिन ये अपने आप कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई। जो ये वाला केस लिया था इसमें भी इक्विलिब्रियम नहीं था शुरुआत में, इनिशियल टाइम में इक्विलिब्रियम नहीं था, लेकिन दोबारा कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम आ गया। तो ये दोनों बातों से हमने यही बात समझा कि अगर रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो चाहे तो वो आगे जाएगी या वो पीछे आएगी, लेकिन वो हर बार इक्विलिब्रियम की तरफ आएगी, हर बार वो इक्विलिब्रियम की तरफ आएगी। समझ में आई बात? चाहे तो वो आगे जाए चाहे तो वो पीछे आए, लेकिन हर बार इक्विलिब्रियम की तरफ आएगी, हर बार इक्विलिब्रियम की तरफ आएगी। एक रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन। आई बात समझ? ये बात समझ में आ गई? तो तुम दो बातें ध्यान रखो, दो बातें। अब सोचो, सोचो यहां पे है बॉल, अगर तुम बाहर से कोई तंग ना करो यहीं रह जाएगी, बाहर से तंग ना करो यहीं रह जाएगी। कहां पे? जहां उसको शांति मिली, जहां उसको मोक्ष प्राप्ति हुई, इनर पीस, इक्विलिब्रियम पे ही रह जाएगी। तुमने इसे आगे खिसका दिया, अपने आप पीछे आएगी। तुमने आगे धक्का दिया, अपने आप पीछे आएगी। तुमने पीछे धक्का दिया, अपने आप आगे आएगी। यही तो ली चैटलियर प्रिंसिपल है, ला शातिये का नियम यही तो है। और केमिकल इक्विलिब्रियम में यही दो बातें तो पढ़ते हैं, एक इक्विलिब्रियम लॉ, एक ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो बस यही समझना है हमें, पूरे चैप्टर में बार बार यही बात समझनी है जो अभी हमने समझी। इसीलिए इस बात पे हमने इतना टाइम गवाया, क्योंकि ये क्लियर है तो आगे की किसी पॉइंट में टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ करके दिखाना एक बार। इस बात को समझो, अगर एक रिएक्शन पहले से इक्विलिब्रियम पे है
तुम बाहर से धक्का मुक्की ना करो, वो इक्विलिब्रियम पे जन्मों जन्मांतर के लिए रह जाएगी। तुमने बाहर से धक्का मुक्की नहीं की तो वो इक्विलिब्रियम पे अपने जन्मों जन्मांतर तक रहेगी। तुमने धक्का मुक्की करके आगे खिसकाया, उसे गुस्सा आएगा, पीछे आएगी, अपोज करेगी, तुम्हारा गुस्सा आएगा, पीछे आएगी, तुम्हें अपोज करेगी। तुमने पीछे खिसकाया, आगे जाएगी, फिर से तुम्हें अपोज करेगी। यस यस, यही बात समझाना चाह रहा हूं, यही बात मैं तुम्हारे दिमाग में बैठाना चाह रहा हूं कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन कहीं भी हो, चाहे वो 90% कंप्लीशन पे हो, चाहे वो 10% कंप्लीशन पे हो, वो हर बार इक्विलिब्रियम पे ही आती है। ठीक है सुजीत, मैं भेज दूंगा। हर बार वो इक्विलिब्रियम पे ही आ जाती है। आया समझ? ये 2 पॉइंट समझ में आ गए? 2 पॉइंट, 2 बात समझ में आ गई, 2 बातें समझ में आ गई। यही 2 बात पूरा इक्विलिब्रियम है, यही 2 बात पूरा इक्विलिब्रियम है। और मैं चाहता हूं ये बातें तुम्हें दिखाई दें, जब तुम आंखें बंद करो तो तुम्हें रिएक्शन में ये चीज होते हुए समझ में आए, दिखाई दे। इसलिए मैंने इतना सारा टाइम लेके ये 2 केसेस समझाए। डरना नहीं ग्राफ से, ग्राफ से कोई बच्चा डरेगा नहीं, पिटाई होगी उसकी जो डरेगा। क्लियर? क्लियर सबको? हाँ सोनल सही कह रही हो। देखो ये पहला केस क्या है, फॉरवर्ड ज्यादा है, बैकवर्ड कम है। फॉरवर्ड यहां कहीं है, बैकवर्ड अभी कम थी। ये पहला केस था, फॉरवर्ड ज्यादा बैकवर्ड कम, तो अपने आप फॉरवर्ड घटा, अपने आप फॉरवर्ड घटा, बैकवर्ड बढ़ा, अपने आप फॉरवर्ड घटा, बैकवर्ड बढ़ा। मेगा ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपनी एक्चुअल हाइट नहीं बताते हैं। फॉरवर्ड अपने आप घटा, बैकवर्ड अपने आप बढ़ा, तब तक जब तक दोनों इक्वल नहीं हो गए, जब तक दोनों इक्वल नहीं हो गए। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं कि रिएक्शन रुक गई, उसके बाद भी रिएक्शन चल रही है, बस अब इक्विलिब्रियम के साथ चल रही है, बस अब इक्विलिब्रियम के साथ चल रही है। आई बात समझ? फॉरवर्ड घटा, बैकवर्ड बढ़ा और फाइनली इक्विलिब्रियम आ गया। इसीलिए हम बोलते हैं कि भैया इक्विलिब्रियम के अंदर डायनामिक नेचर है, इक्विलिब्रियम के अंदर डायनामिक नेचर है। इक्विलिब्रियम आने के बाद रिएक्शन रुकती नहीं है, बल्कि इक्विलिब्रियम के साथ रह जाती है जन्मों जन्मांतर के लिए। ठीक है, दूसरी तरफ देखें, अब छोटा ग्राफ बनाते हैं। दूसरे केस में बैकवर्ड की स्पीड ज्यादा थी, दूसरे केस में बैकवर्ड की स्पीड ज्यादा थी, फॉरवर्ड की कम थी, तो बैकवर्ड की स्पीड घटी और फॉरवर्ड के बराबर पहुंची, और फिर से इक्विलिब्रियम आ गया, फिर से इक्विलिब्रियम आ गया। तो चाहे कैसे भी हो, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएगी ही आएगी, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएगी आएगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये ग्राफ तुमसे छोटा है, ये ग्राफ तुमसे छोटा है। अब अगला क्वेश्चन ही बनेगा, अगर इस ग्राफ की हाइट इतनी है, उस ग्राफ की हाइट उतनी है, तो मेगा की हाइट बताई जाए। तो तीसरा पॉइंट ये आता है कि इक्विलिब्रियम डायनामिक नेचर का होता है। इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा होता है? डायनामिक। डायनामिक का मतलब इक्विलिब्रियम आने पे रिएक्शन रुकती नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल अपने कांस्टेंट स्पीड से चलती रहती है, कांस्टेंट स्पीड से चलती रहती है। ठीक है दीपक, चिंता मत करो। क्लियर? क्लियर सबको? रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो सकती है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम से पीछे हो सकती है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम से आगे हो सकती है।
अगर पीछे है तो आगे जाके इक्विलिब्रियम आएगा। हाँ, क्या लिखा है? ऐसा ही प्यार एक बार हो गया तो वो भी त्याग होके इक्विलिब्रियम में रह जाता है। हाँ, वो भी फिर यादें रह जाती हैं, यादें रह जाती कि वो भी क्या दिन थे, कैफे में बैठा करते थे। तो इक्विलिब्रियम से आगे हैं तो भी इक्विलिब्रियम के पीछे इक्विलिब्रियम पे आएंगे, इक्विलिब्रियम से पीछे हैं तो भी इक्विलिब्रियम पे आएंगे। ठीक है जी। मेघा 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 बताइए। अब एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात, मान लो ये सॉलिड है, अब ये सॉलिड ले रहा हूं मैं, ठीक है, बाकी चीजें गैस या जो भी मानना है, बाकी चीजें जो भी माननी हो मान लो, एक हमने सॉलिड माना है। देखो, फॉरवर्ड की स्पीड ज्यादा हो सकती है, बराबर हो सकती है, कम हो सकती है बैकवर्ड स्पीड से। फॉरवर्ड की स्पीड ज्यादा हो सकती है, डायनामिक और केमिकल में फर्क नहीं है। देखो 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 देखो, डाउट आया, डाउट आया। ये है डायनामिक और स्टैटिक में ये चीज है। इक्विलिब्रियम आने के बाद वस्तु रुक गई, मेरे ऊपर लगने वाले सारे फोर्स कैंसिल हो गए, मैं खड़ा का खड़ा रह गया, रुका रह गया। मैं इक्विलिब्रियम में हूं लेकिन मैं रुका हुआ हूं, तो ऐसे इक्विलिब्रियम स्टेट को स्टैटिक कहा जाएगा। ऐसे इक्विलिब्रियम स्टेट को स्टैटिक कहा जाएगा कि मैं इक्विलिब्रियम में हूं लेकिन मैं रुक गया। इक्विलिब्रियम आने के बाद चीजें रुक गई तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आने के बाद भी मैं लगातार एक स्पीड से चलता जा रहा हूं, चलता जा रहा हूं, चलता जा रहा हूं, तो इक्विलिब्रियम आने के बाद भी अगर मैं चलता चला गया तो वो डायनामिक। तो ये इक्विलिब्रियम की नेचर होता है कि इक्विलिब्रियम डायनामिक नेचर का है या स्टैटिक नेचर का है। जैसे फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैट्स में एक तीसरे चार्ज को कहां पे रखें कि वो रुका रहे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डाइपोल को कहां रखें कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। आया समझ? मेगा समझ में आई बात कि डायनामिक और स्टैटिक में क्या अंतर है? डायनामिक और स्टैटिक में क्या अंतर है? डायनामिक का मतलब इक्विलिब्रियम आने के बाद चल रहा है, स्टैटिक का मतलब इक्विलिब्रियम आने के बाद रुक गया है। तीन कंडीशन है, फॉरवर्ड जाए, बैकवर्ड जाए या इक्विलिब्रियम पे हो। केमिकल का मतलब केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा डायनामिक नेचर का है। केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सारी बातें केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक नेचर का मतलब जब भी इक्विलिब्रियम आएगा रिएक्शन कभी रुकेगी नहीं, रिएक्शन चलती रहेगी। जब भी इक्विलिब्रियम आएगा रिएक्शन रुकेगी नहीं, रिएक्शन चलती रहेगी। समझ में आई बात? रिएक्शन चलती रहेगी। क्लियर? क्लियर है सबको? केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा डायनामिक नेचर का होता है, और डायनामिक नेचर का मतलब रिएक्शन, इक्विलिब्रियम आने के बाद रिएक्शन रुकेगी नहीं बल्कि इक्विलिब्रियम स्टेट के अकॉर्डिंग चलती चली जाएगी जन्मों जन्मांतर के लिए। हमें भी आ रही है, बहुत दिन से मुलाकात भी नहीं हुई है सर से। आर एफ ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन आर बी। अब फॉरवर्ड की स्पीड देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, के एफ। ए नहीं लिख रहा हूं, ए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अंदर धक्का दे चुका हूं। बी के एक्टिव मास की पावर क्यू, के बी सी के कंसेंट्रेशन की पावर आर और डी के कंसेंट्रेशन की पावर एस। सुजीत हमने कहा तो कोशिश करेंगे जरूर, अब इतनी दुविधा में मत रहो। तो यहां पे समझो बच्चों, किसी भी गिवन टाइम पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन
इक्विलिब्रियम के पीछे, इक्विलिब्रियम पे या इक्विलिब्रियम से आगे हो सकती है। ठीक है, तुमसे, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो किसी भी गिवन टाइम पे एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम से आगे, इक्विलिब्रियम से पीछे या इक्विलिब्रियम के ऊपर हो सकती है, इक्विलिब्रियम पे हो सकती है। हमने क्या किया, जो रेट लॉ समझा था कि फॉरवर्ड को हम लिख सकते हैं KF इंटू बी की पावर क्यू, बैकवर्ड के लिए, एक मिनट, बैकवर्ड के लिए C और D के कंसेंट्रेशन आ गए, बैकवर्ड के लिए, अरे कोई बात नहीं, आप देखो इंडिया में कहते हैं ना टॉलरेंस लेवल बहुत हाई है। एक चीज होती है कि वो कहावत नहीं बोलूंगा, बेकार हो जाएगी, किसी की इंसल्ट क्यों करनी। ये हमारे कंट्रोल में होता है कि हम किसी से ऑफेंस हो या ना हो। अगर कोई लगता है, कोई भी कभी भी इन जनरल आप रास्ते में जा रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, कोई भी आपको कुछ ऑफेंसिव बातें कह रहा है, अगर आप उसको इग्नोर कर सकते हो तो इग्नोर करो, अदरवाइज उसके ऊपर एक्शन ले लो। छोड़ने का नहीं है, पनिशमेंट देनी होती है, लेकिन हाँ अगर आप उसको इग्नोर कर सकते हो तो किसी को खुश होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक विकास दिव्यकर्ती सर है, उन्होंने एक बार ऐसे ही बताया था, उनका एक लेक्चर सुनना, मजा आएगा। कुछ नहीं छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा। देखा, तो किसी ऑफेंसिव इंसान को कुछ बोलोगे ना तो वो और बोलेगा, कोई तुम्हें ऑफेंस करा तुम उसको बोलोगे वो तुम्हें और बोलेगा, फिर वो कहानी चलेगी, अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करना, अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करना, अपनी एनर्जी बचा कर रखो, अपनी एनर्जी यहां दो, मुझे दो अपनी एनर्जी। RF RB ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन RB, RF की जगह KF B टू द पावर Q, RB की जगह KB C टू द पावर R D टू द पावर S। हमने क्या किया, सारे कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लिया, सारे कंसंट्रेशन टर्म को एक तरफ कर लिया, सारे कांस्टेंट एक तरफ, सारे कांस्टेंट एक तरफ, सारे कंसंट्रेशन एक तरफ। KF बाय KB जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, इसका रेशियो भी कांस्टेंट आएगा। इस नए कांस्टेंट को बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस नए कांस्टेंट को बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इधर बहुत ध्यान से पढ़ना, कोई बात नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। हमने कांस्टेंट एक तरफ किए, कंसंट्रेशन एक तरफ किए, जो कांस्टेंट का रेशियो उसको नया नाम दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और जो कंसंट्रेशन का रेशियो है उसको भी नया नाम दिया रिएक्शन की प्रगति, रिएक्शन की ग्रोथ, या साइंटिफिकली कहा जाए तो इसको नाम दिया रिएक्शन कोशेंट, इसको नाम दिया रिएक्शन कोशेंट। समझेंगे रिएक्शन कोशेंट के बारे में और बातें कि रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, ठीक है, समझेंगे थोड़ी सी और बातें कि रिएक्शन कोशेंट क्या होता है। लेकिन अभी ये समझो कि ये जो इक्वल टू का साइन है ये सिर्फ तभी आएगा जब इक्विलिब्रियम आ चुका होगा। तो इक्विलिब्रियम आने पे तुम लिख सकते हो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये बन गया के बराबर, इक्विलिब्रियम टाइम पे यहां बराबर आ जाएगा, और इसी टाइप के एक्सप्रेशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम लॉ, इसी टाइप के एक्सप्रेशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम लॉ। समझ में आया, समझ में आया। इसी टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, इसी टाइप के एक्सप्रेशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम लॉ। और इक्विलिब्रियम लॉ तब लिख सकते हो जब इक्विलिब्रियम, ध्यान से ये बात समझो कि जब तक ये इक्वल टू का साइन नहीं, हम नहीं कहेंगे कि इक्विलिब्रियम आ चुका है। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया हम यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं ले सकते। इसको नाम दे दिया कांस्टेंट, इसको नाम दे दिया रिएक्शन कोशेंट, दोनों के बस दो नाम रख दिए, दोनों के बस दो नाम रख दिए, ठीक है। हाँ सुजीत, मैं जो भी तुम कह रहे हो उसके सोल्यूशन जो भी होगा वो कमेंट में ही पोस्ट करूंगा। तो जो भी हमने यहां पे कांस्टेंट लिए, इसको भी नाम दे दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसको नाम दे दिया रिएक्शन कोशेंट। सबको क्लियर, सबको क्लियर, क्या सबको क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो, जैसे ये रिएक्शन है,
दो रिएक्शन ले रहा हूं मैं एग्जाम्पल के लिए। यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे लिखा जाएगा, यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे लिखा जाएगा। ये क्लियर है? ये क्लियर है? बताओ संतोष। देखो संतोष, सबसे पहले ये समझो, हमने कुछ भी नया नहीं किया है। ये स्टैब्लिश हम पहले ही कर चुके हैं कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन में ये तीनों में से कोई एक स्टेट होगी, आगे जाते हुए, पीछे आते हुए या बराबर। एक रिवर्सिबल रिएक्शन इन तीनों में से किसी एक जगह होगा, तो हमने इन तीनों को एक साथ लेके चले। आगे भी जा सकता है, बराबर भी हो सकता है, पीछे भी आ सकता है। बराबर होगा तभी इक्विलिब्रियम है, बराबर होगा तभी इक्विलिब्रियम है। तो हमने स्पीड को नहीं पढ़ना, इस चैप्टर में काइनेटिक्स नहीं पढ़ना, स्पीड का काम यहीं तक था, समझने तक। स्पीड वाले को हमने लॉ ऑफ मास एक्शन लिया, के एफ बी के बी, के एफ के बी एक तरफ कर लिया, फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड, फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड। कंसंट्रेशन एक तरफ कर लिए, राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड। कांस्टेंट के रेशियो को बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन के रेशियो को बोला रिएक्शन कोशेंट। जब इक्विलिब्रियम होता है तो यहां पे इक्वल टू होता है, तो जब इक्विलिब्रियम है तो यहां पे इक्वल टू होगा। तो जब इक्विलिब्रियम होगा तब तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को RHS अपॉन LHS लिख सकते हो, RHS अपॉन LHS। वैसे ही यहां पे हमने किया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट RHS अपॉन LHS, जो भी कोएफिशिएंट है वो पावर में, RHS अपॉन LHS। सॉलिड को नहीं लिखा, सिर्फ गैस की चीजों को लिखा। आया समझ? ये समझ में आया? ये समझ में आया? ये समझ में आया? क्लियर सबको? अब मुझे ये बताओ, अगर मैं CO2 को डबल कर दूं तो K पे क्या इफेक्ट आएगा? अगर मैं CO2 को डबल कर दूं तो K पे क्या इफेक्ट आएगा? अगर मैं CO2 के कंसंट्रेशन को डबल कर दूं तो K पे क्या इफेक्ट आएगा? K डबल हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। K डबल हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये तुम्हें क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन कभी कभी बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि उन्हें ये एक्सप्रेशन दिख रहा होता है, उन्हें ये एक्सप्रेशन दिख रहा होता है, और वो सोचते हैं कि CO2 डबल होगा तो K डबल हो जाएगा। K पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, K पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि K है क्या? K है रेट कांस्टेंट का रेशियो। K क्या है? रेट कांस्टेंट का रेशियो। तो रेट कांस्टेंट जिनसे चेंज नहीं होता है, K भी उनसे चेंज नहीं होगा। K फॉरवर्ड और बैकवर्ड के रेट कांस्टेंट का रेशियो है। रोशन, पावर 1 नहीं होती तो भी कुछ नहीं होता, पावर 1 नहीं होती तो भी कुछ नहीं होता। ये समझो कि रेट कांस्टेंट का रेशियो है, तो जब तक रेट कांस्टेंट नहीं बदलेंगे, यानी टेम्परेचर और रिएक्शन का नेचर, तब तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलेगा। तुम इधर कुछ भी बदलाव करोगे, बीच में से इक्वल टू का साइन गायब हो जाएगा। तुम इधर कुछ भी बदलाव करोगे, नए वाले पे हो सकता है CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम के ऊपर ना हो, इक्विलिब्रियम का साइन गायब हो जाएगा। आई बात समझ? तो पावर चाहे 1 होती चाहे ना होती, कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, इनको बदलने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका रेशियो है। हाँ, रिएक्शन कोशेंट बदलेगा, रिएक्शन कोशेंट बदल सकता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ इन्हीं दोनों बातों पर डिपेंड करेगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट से ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला गया है। इनमें से किसी भी बात पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आई बात? यस, K only change with temperature and nature of the reaction. K only change with temperature and nature of the reaction.
तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड, रेट कांस्टेंट बैकवर्ड का डिवीजन रेशियो। इक्विलिब्रियम लॉ, ये वही बात है जो हमने लिखा है, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम लॉ, कि किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इक्विलिब्रियम पे हम RHS अपॉन LHS लिख सकते हैं। नहीं रोशन, K नेवर चेंज विद प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी K प्रेशर के साथ नहीं बदलता है, वो भी रिएक्शन कोएफिशिएंट बदलता है। मैं समझ रहा हूं तुम इनर्ट गैस वाली बात कर रहे हो, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी K प्रेशर के साथ नहीं बदलेगा, अनलेस अंटिल टेम्परेचर ना बदले। अनलेस अंटिल टेम्परेचर ना बदले तब तक K नहीं बदलेगा। Equilibrium constant depends only upon nature and temperature of the reaction। रोशन, मैं समझ रहा हूं जो तुम केस बता रहे हो, ली चैटलियर प्रिंसिपल का ही केस बता रहे हो ना? ली चैटलियर प्रिंसिपल का ही तो केस बता रहे हो, ली चैटलियर प्रिंसिपल का। दीपक, कौन से तुम्हारे स्कूल के टीचर ऐसा बोलते, वो मुझे कैसे जानते हैं? हम तो छोटे मोटे टीचर, वो हमें कहां से जान गए? देखो देखो देखो, यहां बता देता हूं। मान लो गैस है, इसके लिए जब रेट लॉ लिखेंगे, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। अब बताओ क्या ये प्रेशर बदलने से K बदलेगा? क्या प्रेशर बदलने से K बदलेगा? बताओ रोशन और मेघा दोनों, क्या ये प्रेशर बदलने से K बदलेगा? प्रेशर भी तो एक्टिव मास है, प्रेशर भी तो क्वांटिटी है, तो क्या क्वांटिटी के बदलने से रेट बदलेगी या K बदलेगा? क्वांटिटी के बदलने से रेट बदलेगा या K बदलेगा? K तो नहीं बदलेगा। तो प्रेशर भी तो क्वांटिटी दिखा रहा है, प्रेशर भी तो कंसंट्रेशन की तरह क्वांटिटी दिखा रहा है, एक्टिव मास। K कब बदलेगा? अगर कभी प्रेशर की वजह से टेम्परेचर पर इफेक्ट आया तो बदलेगा। तो K का इफेक्ट सिर्फ दो चीजों से है, टेम्परेचर या रिएक्शन बदल दो। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रेशर को बदलने से भी K नहीं बदलेगा। K कब बदलेगा? अगर किसी वजह से कोई भी चेंज तुम कर रहे हो, चाहे प्रेशर, वॉल्यूम, उनकी वजह से अगर इस पे इफेक्ट आया तो K पे इफेक्ट आएगा, टेम्परेचर पे इफेक्ट आया तो K पे इफेक्ट आएगा। जो तुम ली चैटले वाला केस तुमने रटा हुआ है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर होता है, ये होता है, उस बात को हम समझेंगे एप्लीकेशन में, ठीक है? उस बात को हम लोग ली चैटले प्रिंसिपल समझेंगे तो तुम्हें अपने आप वहां पे नजर आ जाएगा कि K नहीं बदला, रिएक्शन कोशेंट बदला, रिएक्शन का कोशेंट बदला। क्लियर है सबको? क्वेश्चन अभी हम नहीं करेंगे, आज हमने इक्विलिब्रियम लॉ एस्टेब्लिश किया। अब अगली क्लास में तुम्हें क्वेश्चन करना सिखाऊंगा कि कैसे इक्विलिब्रियम लॉ के क्वेश्चन करते हैं। अगली क्लास में जानेंगे कि केसी केपी क्या होता है। ये ना, तो प्रेशर मोल से भी तो बदल सकता है, प्रेशर मोल से भी तो बदल सकता है। हो सकता है मोल बदले, प्रेशर बदल गया, टेम्परेचर नहीं बदला। तो प्रेशर से ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर हमेशा बदलेगा, वॉल्यूम से ऐसा नहीं है टेम्परेचर हमेशा बदलेगा। मोल की वजह से भी प्रेशर और वॉल्यूम बदल सकते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम बदल सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी बदलेगा जब रेट कांस्टेंट बदलेगा, और रेट कांस्टेंट तभी बदलेगा जब नेचर या टेम्परेचर बदले, नेचर या टेम्परेचर। क्लियर है सबको? अब क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन मैं तुम्हें अभी अगली क्लास में कहूंगा। अच्छा, भारत साथ नहीं छोड़ा, ऐसा नहीं है साथ छोड़ा। चलो बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है? अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम को ही कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास से तुम इसके बहुत सारे क्वेश्चन लगाने लग जाओगे और उसके बाद सीधे ली चैटले प्रिंसिपल पे आ जाएंगे।
तो आई होप सबको बातें समझ में आई हूं। आज की बात रिवाइज जरूर कर लेना। आज की बात ऐसा नहीं है कि तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए, इन बातों से कम चांसेस हैं, लेकिन हाँ इन बातों से तुम्हें आगे की सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, टाटा, बाय बाय। पढ़ते रहो मन लगा के और खुश रहो। हाँ रोशन, वो ली चैटले वाला केस करेंगे हम लोग, ली चैटले वाला केस करेंगे, वहां पे तुम कांस्टेंट वॉल्यूम